जॉर्ज डॉसन उन हजारों अफ्रीकन अमेरिकन्स में से एक हैं जिन्होंने डिस्क्रिमिनेशन यानी रंग भेद जैसे बुरे दौर को बेहद करीब से एक्सपीरियंस किया है। हर कोई यह नहीं समझ सकता है कि एक ऐसी दुनिया में रहने पर कैसा महसूस होता होगा जहां उनके जैसे लोगों को पसंद नहीं किया जाता था, जहां उन्होंने बहुत गरीबी झेली है और उन्हें पढ़ने लिखने तक का मौका नहीं मिल पाया था। लेकिन जॉर्ज की कहानी हमें उस दर्दनाक अनुभव की एक झलक दिखाती है और अपना अनुभव सभी के साथ बांटने के लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। यह समरी आपको इस बात का एहसास करवाएगी कि उनके जैसे लोगों ने क्या-क्या सहा है, क्यों सभी के साथ अच्छा से पेश आना बहुत जरूरी है और जिस स्कूल में हम जाने से कतराते हैं उसकी और एजुकेशन की क्या अहमियत है। ये बुक हर उस इंसान को पढ़ना चाहिए जो एजुकेशन की वैल्यू नहीं समझते, यंग एडल्ट्स जो अभी लाइफ के शुरुआती स्टेज पर हैं और उन्हें इंस्पिरेशन की जरूरत है, एडल्ट्स जिन्हें ये समझने की जरूरत है कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल मैजिक मंत्रा पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे हम इस चैनल पर मजेदार कहानियां और फेमस बुक समरी अपलोड करने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो चलिए मित्रों, बिना देर किए आज की इस बुक समरी में आगे बढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है लाइफ इज सो गुड, जिसे लिखा है जॉर्ज डॉसन एंड रिचर्ड ग्लॉबमन ने। एक 103 साल के जॉर्ज डॉसन एक गुलाम के पोते थे। उन्होंने 98 साल की उम्र में पढ़ना सीखा और इसी वजह से उन्हें दुनिया भर से कई लोग जानने लगे। कई लोगों ने उनसे इंस्पायर होकर अपनी एजुकेशन पूरी की, लेकिन रिचर्ड ग्लॉबमैन उनसे इतने इंस्पायर हुए कि उन्होंने जॉर्ज डॉसन की लाइफ के बारे में लिखने का फैसला किया। जॉर्ज का मिशन था अपनी कहानी बताना और दूसरों को उनकी लाइफ बेहतर बनाने के रास्ते ढूंढने में मदद करना, और ऐसा हुआ भी। बहुत से लोग उनके और उनकी कहानी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते थे। जॉर्ज की जिंदगी के बारे में जानकर रिचर्ड में भी बड़ा बदलाव आया था। जॉर्ज ने उनके साथ महीनों काम किया और उस वक्त के दौरान रिचर्ड ने महसूस किया कि उनकी लाइफ में तो कुछ भी नहीं है। जल्द ही रिचर्ड एक ऐसे इंसान बन गए थे जो अपनी जिंदगी के प्रति आभारी थे। इस समरी में आप जॉर्ज की लाइफ और उनके संघर्ष के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि 98 साल की उम्र में उन्होंने पढ़ना क्यों सीखा। लाइफ इज सो गुड जॉर्ज डॉसन की बायोग्राफी है, जिसे रिचर्ड ग्लॉबमैन ने लिखा है। ये एक ऐसी समरी है जो आपको यह समझने के लिए इंस्पायर करेगी कि भले ही लाइफ कितने भी संघर्षों से भरी हो, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे जॉर्ज ने अपना लाइफ जी है। तो चलिए पहले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 1। जॉर्ज डॉसन टेक्सास के मार्शल में पले बड़े थे। वह 4 साल के थे जब फैमिली की मदद करने के लिए उन्होंने अपने फार्म में काम करना शुरू कर दिया था। एक दिन उनके पिता उन्हें शहर ले गए। सूरज अभी निकला ही था और उनके भाई बहन सो रहे थे। जॉर्ज बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि पहली बार वो और उनके पिता एक साथ शहर जा रहे थे। उन्हें गर्व होने के साथ साथ ऐसा लग रहा था जैसे वो बड़े हो गए हों। शहर में गन्ने का सिरप डिलीवर करने के लिए जाते वक्त जॉर्ज के पिता अपने मौजूदा हालात के लिए भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे थे। उनके पिता ने कहा था कि उनकी जिंदगी अच्छी चल रही है क्योंकि इस सिरप को बेचने से उनका सारा कर्ज उतर जाएगा, और भगवान का शुक्र है कि उनके परिवार में कोई बीमार भी नहीं था। जॉर्ज खुश थे कि उनके पिता उनसे एक बड़े आदमी की तरह बात कर रहे थे और वह उनकी फैमिली का कितना ख्याल रखते थे। जॉर्ज ऐसा पिता पाकर खुद को खुशकिस्मत मान रहे थे, लेकिन जॉर्ज इस बात को उनके सामने कह नहीं पाते थे। जॉर्ज को आज अचानक से फील हो रहा था जैसे वो बड़े हो गए हैं, और इसी खुशी में वो एक दुकान से टॉफी खरीद रहे थे कि तभी उन्हें दुकान के बाहर शोरगुल सुनाई दिया। उन्होंने देखा कि जॉर्ज के दोस्त पीट को कुछ गोरे लोग घसीटकर ले जा रहे थे।
वह उनसे उसे छोड़ देने के लिए भीख मांग रहा था और कहे जा रहा था कि उस पर जो आरोप लगाया गया है वो सरासर झूठा है। जब जॉर्ज को पता चला कि पीट पर एक गोरी लड़की के साथ रेप करने का आरोप लगाया गया है तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। जॉर्ज जानते थे कि पीट ऐसा घिनौना काम कभी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने जॉर्ज के साथ हमेशा बहुत सभ्य और दया के साथ बर्ताव किया था। जॉर्ज पीट और उसकी बेगुनाही के साथ खड़े रहना चाहते थे, लेकिन उनके कुछ कहने से पहले ही उनके पिता ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने अपने पिता की तरफ देखा और वह समझ गए थे कि उन्हें अपने पिता की बात माननी चाहिए, और वह था चुप रहना। पीट को ओक के पेड़ तक घसीटकर ले जाया गया। वह उनसे उसे छोड़ देने की मिन्नतें करता रहा, लेकिन उन गोरे लोगों ने उसकी एक न सुनी और उसके गली में फंदा डालकर उसे पेड़ पर लटका दिया। जल्द ही पीट ने हरकत करना बंद कर दिया और उसका बेजान शरीर पेड़ से लटका रहा, जैसे कि वो एक चेतावनी था उन लोगों के लिए जो गोरे नहीं थे। उस शहर से लौटते समय जॉर्ज पीट के शरीर को निहारते रहे। गोरे लोगों ने पीट के साथ जो किया था उसे सोचकर जॉर्ज बेहद गुस्से से भर गए थे। उन्होंने कहा कि वो कभी किसी गोरे इंसान से बात नहीं करेंगे, लेकिन उनके पिता ने उन्हें समझाया कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ गोरे लोग जरूर बुरे और मतलबी थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो खुद डरे हुए थे और कुछ नहीं कर सकते थे। इसीलिए हमें कभी भी दूसरे लोगों को जज नहीं करना चाहिए। यहीं से जॉर्ज को अपनी लाइफ के बारे में एहसास होने लगा। जॉर्ज ने महसूस किया कि वे एक अनफेयर सिचुएशन का सामना कर रहे थे और सुकून भरी लाइफ जीने के लिए शांत रहना जरूरी है। उन्होंने अपने पिता को गले लगाया और उनके आंसू छलक पड़े। उनके पिता ने कहा कि आज का दिन शुरू होने पर वो एक नादान बच्चे थे, लेकिन अब जीवन का कड़वा सच देखकर वो बड़े बनना सीखेंगे। 6 महीने बाद पीट पर रेप का आरोप लगाने वाली गोरी लड़की ने एक गोरे बच्चे को जन्म दिया और किसी ने कुछ नहीं कहा। गोरे लोगों में से किसी ने भी फिर कभी पीट के बारे में बात नहीं की, लेकिन जॉर्ज उस दिन को कभी नहीं भुला पाए जब उन्होंने उनके दोस्त को मार डाला था। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 2। जॉर्ज को उनके फार्म पर अलग अलग काम दिए गए थे, लेकिन उनका पसंदीदा काम था अपनी दादी और परदादी के साथ रुई की छटाई करना। उन्हें उनके साथ समय बिताना बहुत पसंद था, क्योंकि इस दौरान वो उन्हें कई कहानियां सुनाया करती थीं। इन कहानियों में से जॉर्ज को सबसे ज्यादा पसंद गुलामी और फिर उससे आजादी से जुड़े किस्से लगते थे। एक दिन उनकी परदादी सिल्वी और उनकी बेटी चैरिटी मिसिसिपी में एक खेत में थीं। जब उन्हें खबर मिली प्रेसिडेंट लिंकन ने गुलामी की प्रथा को खत्म कर दिया है, ये सुनकर सभी गुलाम खुशी से झूम उठे और आगे की योजना बनाने लगे कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए। वो तो ये सोच रहे थे कि चाहे कोई भी जगह हो, लेकिन वो मिसिसिपी से तो बेहतर ही होगी। लेकिन सिल्वी और चैरिटी वहां से नहीं गए, क्योंकि वे अभी भी रेगी का इंतजार कर रहे थे। वह सिल्वी के पति थे, जिनके बारे में बताया जाता है कि वो यूनियन आर्मी में आजादी के लिए जंग लड़ने के 2 साल बाद शहीद हो गए थे। इस बारे में उन्हें रेगी के दोस्त टॉम डॉसन से पता चला, जो जंग में उनके साथ लड़ रहे थे और उनकी तलाश में निकले थे। सिल्वी और चैरिटी भी उस जगह से निकलना चाहते थे, लेकिन अपने कर्ज की वजह से उन्हें 8 साल तक वहीं काम करना पड़ा। बाद में टॉम डॉसन ने चैरिटी से शादी कर ली और उन्हें पता चला कि मार्शल टेक्सास में करने के लिए कई काम हैं। सिल्वी, चैरिटी, टॉम डॉसन और जॉर्ज के पिता टेक्सास में 40 एकड़ जमीन और एक खच्चर के साथ रहने लगे, जो गुलामी से मुक्त हो जाने के बाद उनका अधिकार था। और इस तरह जॉर्ज का परिवार टेक्सास के मार्शल में बस गया। उन्होंने अपनी दादी से ये कहानी ना जाने कितनी बार सुनी थी, लेकिन वह इससे कभी बोर नहीं होते थे। जॉर्ज को यह सुनकर बहुत अच्छा लगता था कि कैसे उनका परिवार कभी गुलाम हुआ करता था, जिन्होंने अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष किया, और आज वो पूरी आज़ादी के साथ
अपने फार्म में रहते हैं। उनके फार्म में एक किचन, 3 छोटे कमरे और रुई को स्टोर करने के लिए पीछे एक कमरा भी था। जॉर्ज जानते थे कि वे अमीर नहीं थे, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन उनकी फैमिली से किसी ने भी उन्हें कभी नहीं कहा था कि वे गरीब हैं। जॉर्ज के लिए उनके परिवार का साथ ही उनके लिए सब कुछ था, और जॉर्ज जानते थे कि अपने पेरेंट्स की तरह उन्हें भी अपनी फैमिली के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि वह 5 बच्चों में सबसे बड़े थे। इसलिए उन्हें पता था कि उनका जिम्मेदारी लेना कितना जरूरी है। सर्दियों के दौरान जब जॉर्ज की फैमिली के लिए खाना कम पड़ जाता था, तो उनके पेरेंट्स उन्हें कोल्स के खेत में काम करने के लिए भेज देते थे। कोल्स गोरे लोगों का परिवार था, लेकिन वे जॉर्ज के साथ अच्छे से पेश आते थे और काम शुरू करने से पहले उन्हें खाना और दूध भी देते थे। जब खेत का काम पूरा हो जाता, तो कोल्स के बच्चे जिमी, जॉनी और एडेन जॉर्ज के साथ खेलने लगते। ये बच्चे अभी छोटे और मासूम थे और समाज में फैले गोरे और काले के भेदभाव से अनजान थे। घर लौटने पर जॉर्ज अपने माता पिता को बताते कि उन्होंने कोल्स के बच्चों के साथ कितना खेला और मजा किया। किसी भी बच्चे के लिए ये आम बात होती है, लेकिन जॉर्ज के माता पिता चाहते थे कि वो उनके साथ ना खेलें, क्योंकि जॉर्ज ऐसे खेलकर पैसे नहीं कमा सकते थे। जॉर्ज जब 8 साल के हुए, तब उनका कोल्स के बच्चों के साथ खेलना बंद हो गया था, क्योंकि अब वे स्कूल जाने लगे थे। ये वो उम्र भी थी जब गोरे बच्चे सिर्फ अपने जैसे रंग के बच्चों के साथ ही रहना शुरू कर देते थे। जॉर्ज के लिए ये सही भी था, क्योंकि अब 8 साल की उम्र के बच्चों के साथ खेलने के लिए काफी बड़े हो गए थे, और इसलिए उन्होंने दूसरे गोरे परिवार के फार्म में फुल टाइम जॉब शुरू कर दी। अब उनका पूरा ध्यान अपनी फैमिली के लिए पैसा कमाने पर था। जॉर्ज अपने छोटे भाई बहनों का पेट भरने में अपने पेरेंट्स की मदद करना चाहते थे, और सबसे बड़े होने के नाते वह हमेशा उनके काम आना चाहते थे। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 3। 1914 में जब जॉर्ज 16 साल के थे और लिटिल परिवार के फार्म में काम कर रहे थे, तब एक दिन अचानक उनके पिता आए और उन्होंने मिस्टर और मिसेस लिटिल से बात की। उनके पिता वहां जॉर्ज को लेने के लिए आए थे, क्योंकि उनके अंकल और आंटी गुजर गए थे और उनका उनके फार्म पर होना जरूरी था। उनके कजिन्स जॉर्ज की फैमिली के साथ रहने लगे थे, और इतने लोग होने की वजह से अब ज्यादा कमाने और ज्यादा अनाज उगाने की जरूरत थी। जॉर्ज को शहर में लकड़ी काटने के मिल में दूसरी नौकरी भी मिल गई थी। यहां पैसा तो अच्छा नहीं मिलता था, लेकिन कुछ न कमाने से तो ये कहीं बेहतर था। उनके पिता ही उनकी कमाई का हिसाब किताब रखते थे। वे उनकी सैलरी का एक हिस्सा जॉर्ज के लिए और बाकी परिवार के लिए बचाते थे। जॉर्ज ने अपने कजिन्स को कभी दूर का रिश्तेदार नहीं माना। उनके लिए वो उनके भाई बहन ही थे। इसलिए उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि उनके अपने भाई बहनों की तरह उनका फ्यूचर भी अच्छा हो। जॉर्ज पढ़ना लिखना सीखना तो चाहता थे, लेकिन 16 साल के हो गए थे तो उन्होंने सोचा कि अब नौकरी करना ही बेहतर होगा, क्योंकि इससे वह अपने परिवार की मदद कर सकते थे। खाली वक्त में जॉर्ज अपनी बिरादरी के लोगों के साथ बेसबॉल खेलते थे। कई बार वे दूसरे शहरों की बेसबॉल टीमों के साथ कंपटीशन भी करते थे। ज्यादातर वक्त वे अपनी ही बिरादरी लोगों के खिलाफ खेलते थे, लेकिन कई बार ऐसा भी होता था जब वो गोरे लोगों के साथ कंपटीशन करते थे। गोरे लोगों की बेसबॉल टीम को सपोर्ट करने वाली जनता अक्सर उन पर अंडे फेंकती थी और उनकी टीम को भला बुरा भी कहती थी, लेकिन जॉर्ज और उनकी टीम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसके बजाय इससे उन्हें जीतने के लिए और भी जोश मिलता था। जब वे गोरों को हरा देते थे तो भी भीड़ गुस्सा हो जाती थी, लेकिन जॉर्ज और उनकी टीम इसकी परवाह नहीं करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो जीत के हकदार थे। दूसरी बेसबॉल टीमों के साथ कंपटीशन करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाना इतना आसान नहीं था। जॉर्ज और उनकी टीम को
कई घंटे सिर्फ बाथरूम ढूंढने में लग जाते थे, क्योंकि ज्यादातर गैस स्टेशन में काले लोगों के लिए बाथरूम नहीं होते थे। उन्हें कई कई घंटे तक भूखा भी रहना पड़ता था, क्योंकि कई होटल काले लोगों को खाना नहीं देते थे। लेकिन कुछ होटल उन्हें सैंडविच बेचने के लिए तैयार हो जाते थे और पीछे के दरवाजे से उन्हें खाना दे देते थे। जॉर्ज और उनकी टीम के पास कोई चारा भी नहीं था। एक तो वो घर से दूर रास्ते पर थे और भूख से बेहाल भी थे। जब जॉर्ज बेसबॉल नहीं खेलते थे तब मिल में काम करते रहते थे। उन्होंने 19 साल की उम्र तक वहां काम किया। 1917 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने की खबर आई और कई लोगों को आर्मी में भर्ती किया जाने लगा। जॉर्ज भी उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें भी चुना जाएगा, क्योंकि मिल के ज्यादातर वर्कर्स देश की सेवा करने के लिए चले गए थे। लेकिन जॉर्ज नहीं जा पाए, क्योंकि उस मिल के मालिक ने कहा कि उसे जॉर्ज जैसे अच्छे वर्कर की जरूरत है। उसने चालाकी से फाइल में उनकी उम्र ही बदल दी और कहा कि वह आर्मी ज्वाइन करने के लिए अभी बहुत छोटे हैं। जॉर्ज और 2 साल तक मिल में काम करते रहे। जब वह 21 साल के हुए तो उनके पिता ने कहा कि वह अब बड़े हो गए हैं और उन्हें अपने दम पर रहना चाहिए। उनके पिता हमेशा उनकी सैलरी का हिसाब किताब रखते थे, लेकिन जब वह 21 के हुए तो उन्होंने इसकी जिम्मेदारी जॉर्ज को सौंप दी। उन्होंने कहा कि अपने परिवार के लिए जॉर्ज ने बहुत काम कर लिया और अब उन्हें बस खुद पर फोकस करना चाहिए। जॉर्ज के दिमाग में सबसे पहली बात दूसरी जगहों को देखने की आई। उन्हें ये आइडिया इसलिए आया था क्योंकि वह अपने मिल के एक साथी से मिले थे जो जंग में शामिल हुआ था और अब टेक्सास लौट आया था। उसने बताया था कि टेक्सास के बाहर ऐसी जगहें हैं जहां लोगों के साथ रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता था। ये बात जॉर्ज के जहन में घर कर गई और उनमें दूसरी जगहों पर जाने की इच्छा जागने लगी और यहीं से उनके सफर की शुरुआत हुई। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 4। जॉर्ज 2 साल तक टेनेसी में रहे। उनका ज्यादातर पैसा खाने और ट्रेन के टिकट पर खर्च हो जाता था। एक दिन जब जॉर्ज ने मिसिसिपी नदी के किनारे दीवार बनाने की जॉब देखी तो वह तुरंत उसमें शामिल हो गए। अगर जॉर्ज के पास खच्चर होता तो उनकी सैलरी ज्यादा हो सकती थी, लेकिन उनके पास खच्चर नहीं था क्योंकि वह एक ट्रैवलर थे। वहां के मैनेजर ने जॉर्ज को काम करने के लिए एक खच्चर दिया तो था, लेकिन उनकी सैलरी ज्यादा नहीं थी। ये अभी भी जॉर्ज के लिए काफी था, क्योंकि वहां उन्हें फ्री खाना और आराम करने के लिए एक केबिन मिल जाता था। वहां उनकी मुलाकात कई काले लोगों से हुई जो बहुत दूर से आए थे, लेकिन ये लोग जॉर्ज से अलग थे क्योंकि ये अपने परिवार का पेट भरने के लिए रोजगार की तलाश में आए थे, जबकि जॉर्ज एक मुसाफिर थे जो अलग अलग जगहों के सफर पर निकले थे। 1923 में जॉर्ज मार्शल वापस लौटे तो देखा कि वहां के हालात अभी भी वैसे के वैसे थे। जो कैंडी वो अपने भाई बहनों के लिए लाए थे वो उन्हें बहुत पसंद आई। जॉर्ज अपनी मां के लिए एक ड्रेस भी लाए थे जिसे लेने में वो हिचकिचा रही थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि जॉर्ज अपना पैसा ऐसी चीजों पर खर्च करे। उनकी मां चाहती थी कि वह अपने पैसे बचाए या खुद पर खर्च करे। लेकिन जब जॉर्ज ने कहा कि यह उनके लिए तोहफा था जो वो बड़े मन से उनके लिए लेकर आए थे, तो उनकी मां ने मुस्कुराते हुए ड्रेस ले ली। इसके बाद जॉर्ज अपने खेत पर गए और उनका काम ना होने के बावजूद वहां हाथ बंटाने लगे। जब जॉर्ज रुई बेचने के लिए शहर गए तो उन्होंने पहली बार एक कार को करीब से देखा। कार का सेल्समैन दुकान के मालिक को कार बेचने के लिए आया था, लेकिन वो वहां नहीं था। सेल्समैन ने जॉर्ज से पूछा कि उसे अपनी कार के लिए थोड़ा पानी चाहिए तो वो कहां से मिल सकता है। तब जॉर्ज ने उसकी मदद की। उस सेल्समैन ने उन्हें पैसे देने की कोशिश की तो जॉर्ज ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। सेल्समैन ने उनकी मदद और दया के लिए उनकी तारीफ की और पूछा कि क्या जॉर्ज कार चलाना चाहते हैं। पहले तो जॉर्ज झिझक रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने कोशिश की। ये पहली बार था जब उन्होंने कार चलाई थी और वह कार चलाने वाले
डॉसन फैमिली के पहले इंसान थे। सेल्समैन पैसेंजर सीट पर बैठकर उन्हें कार चलाना सिखा रहा था। वहां मौजूद सभी लोग उन्हें देख रहे थे और यही तो सेल्समैन चाहता था। उसने जॉर्ज से कहा कि जब दूसरे लोग किसी को कार चलाते हुए देखेंगे तो वो उसे खरीदने के लिए मोटिवेट होंगे। घर पहुंचने पर जॉर्ज ने अपनी फैमिली को अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया, जिसे सुनकर वे सभी हैरान हो गए थे, खासकर उनके पिता। इसके बाद उनकी मां ने कहा कि वे जानते हैं कि वह ज्यादा वक्त तक घर में नहीं रुकेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने जॉर्ज में कुछ अलग नोटिस किया है, लेकिन अभी भी उनमें कुछ कमी थी और उन्हें अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करते रहना चाहिए, क्योंकि वह जानती थीं कि वह खुद भी ऐसा ही चाहते थे। जॉर्ज ने इस बारे में सोचा और मान गए। उनकी मां ने कहा कि जब भी उनका मन करे वो घर आ सकते हैं। इसके बाद जॉर्ज ह्यूस्टन और ब्राउन्सविले, टेक्सास गए। आखिर में वे मेक्सिको के एक छोटे से शहर में पहुंचे। जब वो ट्रेन से उतरे तो उन्हें जोरों की प्यास लगी थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि काले लोगों के लिए पानी का नल कहाँ है। उन्होंने ट्रेन से उतरने वाले लोगों से पूछा तो सभी ने एक नल की तरफ इशारा किया। जॉर्ज लाइन में लग गए, लेकिन फिर उन्हें पता चला कि पानी पीने के लिए उन्हें एक कप लाना होगा। उनके पीछे वाले इंसान ने जब इस बात को नोटिस किया तो उन्होंने अपना कप जॉर्ज को ऑफर किया। ये देखकर जॉर्ज बहुत कंफ्यूज हो गए। जो इंसान उन्हें कप ऑफर कर रहा था वह काला नहीं था, वह थोड़ा सांवला था, लेकिन फिर भी एक गोरा ही था। जॉर्ज ने उससे पूछा कि सिर्फ एक कप ही क्यों है, तो वो इंसान उनकी बात का मतलब नहीं समझ पाया। उस आदमी ने सिर्फ एक कप होने के लिए माफी मांगी और कहा कि उन्हें इसे ही शेयर करना होगा। ये सुनकर जॉर्ज हंस पड़े, क्योंकि कोई भी गोरा उनके साथ एक कप शेयर करने के लिए कभी राजी नहीं होता। लेकिन वह उस आदमी का अपमान नहीं करना चाहता था, तो जॉर्ज ने उसका कप इस्तेमाल कर पानी पिया और उन्हें वापस कर दिया। पानी पीने के बाद जॉर्गे नाम का वो गोरा लड़का, जिसका नाम जॉर्ज से मिलता जुलता था लेकिन वो स्पेनिश था, उनके साथ खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में गया। जब जॉर्ज अंदर गए तो वो इसी कश्मकश में थे कि उन्हें वहां बैठने की इजाजत है भी या नहीं। वो नहीं जानते थे कि वहां उनके जैसे काले लोगों को खाना सर्व किया जाता है या नहीं। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि एक वेटर्स उन दोनों के लिए टेबल लगा रही थी। जॉर्ज जॉर्गे के बगल में बैठे थे और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वो एक गोरे के साथ बैठे थे। उन्होंने देखा कि यह जगह सच में मार्शल, टेक्सास से अलग थी। जॉर्गे भी उन्हीं की तरह एक लेबर यानी मजदूर थे। उसने जॉर्ज को बताया कि उनके गांव के पास एक कॉफी बागान में काम करने के लिए लोग चाहिए, लेकिन वहां सैलरी कम थी। उनकी फैमिली के पास एक फार्म भी था जहां जॉर्ज खाने और रहने के लिए जगह के बदले में उनकी मदद कर सकते थे। जॉर्ज इस बात के लिए सहमत हो गए। उन्होंने मेक्सिको में रहने के बारे में सोचा। वो गांव काफी गरीब था, फिर भी जॉर्ज के साथ गांव के गोरे लोग कभी भेदभाव नहीं करते थे। वो वहां शादी कर खुद का परिवार शुरू कर सकते थे। फिर भी टेक्सास अभी भी उनके लिए घर था, भले ही वहां कई लोग काले लोगों को पसंद नहीं करते थे। कुछ समय बाद जॉर्ज टेक्सास लौट आए और उनके फार्म में मदद करने लगे। उनके पेरेंट्स ने उन्हें मदद करने के लिए नहीं कहा था, लेकिन उन्हें वहां काम करना अच्छा लगता था। दिन बीतते गए और जॉर्ज को एहसास हुआ कि वह अब भी टेक्सास में रहने के लिए तैयार नहीं थे। तो वो रेलवे स्टेशन चले गए, एक ऐसी जगह जाने के लिए जहां वह पहले कभी नहीं गए थे। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 5। क्लीवलैंड जाने वाली ट्रेन में जॉर्ज की मुलाकात एक काले इंसान से हुई। उन्होंने देखा कि वह आदमी अकेला बैठा था। उन्होंने उस आदमी के पास जाकर अपना इंट्रोडक्शन दिया। जॉर्ज ने महसूस किया कि जब वह टेक्सास में थे तब उनमें इतना कॉन्फिडेंस कभी नहीं था। नई जगह घूमने से उनमें बहुत बदलाव आ गया था। ट्रेन सेंट लुइस में रुकी। जॉर्ज और आर्टिस्ट, जिससे उनकी मुलाकात ट्रेन में हुई थी, एक कैफे ढूंढने लगे। उन्हें कैफे ढूंढने में मुश्किल हो रही थी
क्योंकि वहां के ज्यादातर कैफे के बाहर बोर्ड पर लिखा था कि वो सिर्फ गोरे लोगों को खाना सर्व करते हैं। जब उन्हें एक ऐसा कैफे मिला जो सभी लोगों को वेलकम करता था, तो जॉर्ज ने मेनू लिया और नाटक करने लगे कि वह पढ़ना लिखना जानते थे। वहां ऑर्डर आर्टिस्ट दिया और जॉर्ज ने कहा कि वो भी वही खाएंगे, बस वो कॉफी के बजाय हॉट चॉकलेट लेना चाहते थे। वहां खाने के बाद जॉर्ज के पास ज्यादा पैसे नहीं बचे थे। उन्होंने क्लीवलैंड जाने के लिए टिकट पहले ही खरीद लिया था, लेकिन उनकी प्रॉब्लम थी रास्ते के लिए खाने का इंतजाम करना। इसीलिए जॉर्ज ने काम ढूंढने के लिए कुछ वक्त सेंट लुइस में रहने का फैसला किया। शहर में घूमते हुए उन्होंने एक गोरे और एक काले लेबर के बीच बातचीत सुनी। वे एक ऐसे आदमी के बारे में बात कर रहे थे जो काम पर नहीं आया था और अब उनके पास वर्कर्स की कमी थी। उन्होंने जॉर्ज को देखा तो उनसे पूछा कि क्या उन्हें नौकरी चाहिए, तो उन्होंने तुरंत हाँ कह दिया। जॉर्ज का काम था लकड़ी के बक्से उठाना। इस काम के लिए उन्हें फ्री खाने के साथ एक दिन का $1 मिलता था। वो कुछ दिनों के लिए ही सेंट लुइस में रहे ताकि क्लीवलैंड के ट्रिप के लिए पैसे जुटा सके। जॉर्ज की क्लीवलैंड ट्रिप उनके प्लान के हिसाब से नहीं हुई। उन्हें पता चला कि जो टिकट उनके पास था वो मार्शल वापस जाने वाला टिकट था, तो उन्होंने कनाडा जाने का फैसला किया क्योंकि वह बर्फ देखना चाहते थे। जॉर्ज ने कनाडा में सडबरी और कैलगरी में कुछ वक्त बिताया। फिर वह बैंफ पहुंचे। एक कैफे में उनकी मुलाकात कुछ लोगों से हुई जिन्होंने उनसे पूछा कि वह कहां से हैं। जॉर्ज ने जवाब दिया कि वह टेक्सास से हैं और कनाडा में बर्फ देखने जा रहे थे। ये सुनकर वो लोग उनकी मदद करने के लिए तुरंत राजी हो गए। खाने के बाद जॉर्ज उनके ट्रक में बैठ गए और वे जंगल के किनारे रुके। जॉर्ज ने जिंदगी में पहली बार बर्फ देखी थी। वो बर्फ पर दौड़ने और कूदने लगे। थोड़ी देर बाद उनके हाथ और पैर में दर्द होने लगा और उन्हें बहुत ठंड लग रही थी। उन्होंने सोचा कि टेक्सास कनाडा से कितना अलग था और बर्फ में यूं ठिठुरने के बजाय सांप को ढूंढना ज्यादा दिलचस्प होगा। 1928 में जॉर्ज ने फैसला किया कि अब उनका घर जाने का वक्त आ गया है। उनके पास टेक्सास वापस जाने का टिकट था, इसलिए उन्होंने साउथ की तरफ जाने वाली एक ट्रेन पकड़ी। वह कैलिफोर्निया से निकले, जहां वे फिशिंग करने के लिए रुके और डल्लास के कई शहरों से भी गुजरे। जब जॉर्ज मार्शल पहुंचे तो उनकी आंटी ने उन्हें बताया कि उनकी फैमिली कॉफमैन टेक्सास में बसने चली गई है। उन्हें पता चला कि उनकी फैमिली को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और उनके पिता ने नई नौकरी ज्वाइन कर ली है। जॉर्ज अगले दिन की ट्रेन से कॉफमैन पहुंचे। जॉर्ज के पेरेंट्स को उम्मीद नहीं थी कि वह वापस आएंगे। जॉर्ज ने अपने भाई बहनों को देखा जो अब बड़े हो गए थे। उन्होंने अपनी मां को एक ड्रेस दी जो उन्होंने कैलिफोर्निया में खरीदी थी। जॉर्ज ने अपने माता पिता के घर के पास एक घर लिया और रेलवे में नौकरी करने लगे। जब उनके पास खाली वक्त होता तो वे घोड़ों की सवारी के लिए उन्हें ट्रेनिंग देते थे। एक दिन एल्जेनिया नाम की एक औरत ने उन्हें देखा तो कहा कि ऐसी नौकरी करना बेवकूफ़ी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जॉर्ज को वो पहली नज़र में भा गई थी। कुछ वक्त बाद एल्जेनिया और जॉर्ज ने शादी कर ली और डल्लास में बस गए। 1 साल बाद उनके घर अमेलिया पैदा हुई, जो उनके 7 बच्चों में सबसे बड़ी थी। हालांकि उनके कई बच्चे थे, लेकिन जॉर्ज और एल्जेनिया ने उन्हें अच्छे से पाला पोसा था और अच्छे संस्कार सिखाए थे। उन सभी ने कॉलेज तक की पढ़ाई पूरी की। जॉर्ज उन्हें वो सब कुछ सिखाना चाहते थे जो उन्होंने अपने पिता से सीखा था। उनके बच्चे जिस दौर में बड़े हुए थे, उस वक्त भी गोरे और काले लोगों में भेदभाव किया जाता था। जॉर्ज ने उन्हें समझाया कि रूल्स तोड़ने का खतरा तो हमेशा बना रहेगा, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को दुनिया में सबके साथ मिलजुल कर जीने की सीख दी। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 6। 1938 में जॉर्ज को ऑक्स फार्म डेयरी में दूसरी नौकरी मिली। वह 1963 में अपने रिटायरमेंट तक वहीं काम करते रहे।
जॉर्ज अब 65 के हो गए थे और लोग उनसे कहते थे कि गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से वो काम करने के लिए बहुत बूढ़े हो चुके हैं। ऑक्सफार्म डेयरी छोड़ने से पहले उन्हें रिटायरमेंट प्लान के लिए कुछ ऑप्शन दिए गए, जो था कि वो या तो हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट ले सकते थे या एक बार में लमसम पैसा ले सकते थे। उन्होंने $1,800 का वन टाइम कैश पेमेंट चुना, लेकिन बाद में उन्हें लगने लगा कि उन्हें जिंदगी भर के मंथली चेक का ऑप्शन चुनना चाहिए था। इससे उन्हें बहुत मदद मिलती। लेकिन जॉर्ज को हर महीने सोशल सिक्योरिटी का चेक मिलता था और ये उनके लिए काफी था। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर्स 7। जॉर्ज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिस्सा नहीं ले पाए थे क्योंकि उस समय उस मिल के मालिक ने उनकी उम्र बदलकर उन्हें एक बच्चा बता दिया था। जब दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ तो वह जंग में शामिल नहीं हो सकते थे क्योंकि वो बहुत बूढ़े हो चुके थे। इस जंग के कारण अमेरिका में कई जॉब के लिए अब लोगों की जरूरत पड़ने लगी क्योंकि ज्यादातर लोगों को आर्मी में भर्ती करवा दिया गया था। जॉर्ज को पता चला कि कैलिफोर्निया में अच्छी सैलरी वाली जॉब की पोजीशन खाली है, लेकिन उनकी पत्नी ने उन्हें जाने नहीं दिया। उसकी पत्नी को लगा कि जॉर्ज के लिए यह बहुत खतरनाक हो सकता है। जॉर्ज पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन दुनिया में क्या चल रहा था वो इस बात से वाकिफ थे। उस वक्त जॉर्ज के पास एक रेडियो था जिसकी मदद से वह जान पाते थे कि हिटलर कैसे कैसे निर्दयी गलत काम कर रहा था। वह अक्सर सोचते कि हिटलर इतना मतलबी क्यों था, लेकिन फिर उन्हें लगता था कि शायद हिटलर एक पागल आदमी है। जूनियर जॉर्ज का सबसे बड़ा बेटा था जिसे कोरियाई वॉर के लिए सेना में भर्ती किया गया था और वो 3 साल तक अपने घर से दूर था। वहां से लौटने पर जूनियर ने बताया था कि वहां उनका जीवन आसान नहीं था। सेना में दुनिया भर से आए कई अलग अलग लोगों से मिला था। एक तरफ तो वो एक दूसरे से बहुत अलग थे, लेकिन वो सभी एक साथ और एक मकसद के लिए लड़ रहे थे और उन लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। लेकिन जब जूनियर घर आता था तो वो गोरे लोगों के बीच नहीं बैठ सकता था। यहां उसे फिर से रंगभेद का सामना करना पड़ता था। जूनियर ने देश के लिए जो कुछ किया, उसके बाद अगर उसके साथ ऐसा बर्ताव हो रहा था तो इस बात से जॉर्ज को जूनियर के लिए बहुत बुरा लगता था। लेकिन उन्होंने जूनियर को समझाया कि ये सब ऐसे ही चलेगा, यही जीवन है, उसी के हिसाब से एडजस्ट करके जीना होगा। 1960 के दशक के आखिर तक जॉर्ज रिटायर हो गए थे और अपनी दूसरी पत्नी के साथ दूसरे घर में रहने लगे थे। उनके बच्चे अब बड़े हो गए थे और अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे। उनकी पहली पत्नी एल्जेनिया गुजर चुकी थी। जॉर्ज अपनी पहली पत्नी एल्जेनिया को छोड़कर बाकी तीनों से चर्च में मिले थे। जी हां, उनकी 4 बार शादी हुई थी और वह अपनी सभी पत्नियों से ज्यादा जिए थे। जॉर्ज अपनी सभी पत्नियों के लिए अच्छे पति रहे थे और उन्होंने उनका अंतिम संस्कार भी अच्छे से किया था, जिस वजह से उनके पास अपने पेंशन के पैसे नहीं बचे थे। उन्होंने अपनी सभी पत्नियों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया था और उनका बहुत ख्याल रखते थे। जॉर्ज से कई औरतें शादी करना चाहती थीं क्योंकि वह जानती थी कि वो औरतों के साथ कितने अच्छे से पेश आते थे और वह अपनी हर पत्नी के प्रति वफादार भी रहे थे। जॉर्ज अपना खुद का घर बनाना चाहते थे। ये उनका पहला नया घर होता। इसके लिए उनके पास बहुत सामान था, लेकिन उनकी एक बेटी को कैंसर हो गया था और उसके पास इलाज के लिए पैसा नहीं था। इसीलिए जॉर्ज ने अपनी बेटी की मदद करने के लिए वो जमीन और सारा सामान बेच दिया। लेकिन अफसोस कि कैंसर ने उनकी बेटी को अपने गिरफ्त में जकड़ लिया था और उसने कुछ समय बाद दम तोड़ दिया। वह नहीं बच पाई। अपनी बेटी को अलविदा कहना जॉर्ज के जीवन का सबसे दुखद और दर्दनाक पल था। उनके लगभग सभी बच्चे डल्लास में रहते थे। यही वो जगह थी जहां वो अपनी पहली बीवी के साथ रहा करते थे और इत्तेफाक से ये वो जगह भी थी जहां उनकी आखिरी पत्नी ने आखिरी सांस ली थी। इसलिए देखा जाए तो वो उन्हें यहां अकेलापन महसूस नहीं होता था। बचपन की तरह ही जॉर्ज अभी भी अपने घर के काम किया करते थे। जब वो 90 के हुए तब जाकर उन्होंने काम करना बंद किया।
लेकिन वह खुश थे कि वो जीवन भर एक्टिव रहकर काम करते आए थे। जॉर्ज मानते थे कि आदमी काम करने के लिए बने हैं, इसलिए उन्हें काम करते रहना चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि काम क्या है, लेकिन काम करने से उसे गर्व महसूस होता है। जॉर्ज हमेशा से पढ़ना लिखना चाहते थे, लेकिन गरीबी की वजह से काम करना उनकी मजबूरी बन गई थी। उन्होंने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि उनके सभी बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाएं। लोग सोचते थे कि जॉर्ज वापस स्कूल क्यों नहीं गए। उनके पास रिटायरमेंट के बाद काफी खाली वक्त था, लेकिन उन्हें लगता था कि स्कूल सिर्फ बच्चों के लिए होता है। जॉर्ज एक प्राइवेट ट्यूटर नहीं रख सकते थे, क्योंकि उनके पास इसके लिए पैसे नहीं बचे थे। लेकिन एक दिन मिस्टर हेनरी नाम के एक शख्स फ्लायर्स यानी पर्चे बांटते बांटते उनके दरवाजे पर आए। पहले तो जॉर्ज हेनरी को रफा दफा करना चाहते थे, क्योंकि वह पढ़ना तो जानते नहीं थे, तो फ्लायर लेने का क्या मतलब था। लेकिन जब हेनरी ने बताया कि वह पढ़ने के साथ साथ एडल्ट एजुकेशन की क्लास ऑफर कर रहे हैं, तो जॉर्ज ने तुरंत अपना मन बदल दिया। उन्होंने हेनरी से हाथ मिलाते हुए कहा, मैं क्लास में जरूर आऊंगा। 4 जनवरी 1996 को जॉर्ज ने पहली बार स्कूल में कदम रखा। अब वो 98 के हो गए थे। वह हमेशा जल्दी से जल्दी क्लास पहुंच जाते थे और उनमें सीखने के लिए बहुत उत्सुकता रहती थी। जॉर्ज ने अपनी पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत की थी। वह जानते थे कि पढ़ना सीखना मुश्किल होगा, लेकिन वो इससे घबराए नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपनी लाइफ में कई चैलेंजेस का सामना कर लिया था। जब से जॉर्ज ने स्कूल जाना शुरू किया था, तब से स्कूल में बहुत कुछ बदल गया था। मिस्टर हेनरी दूसरे टीचर्स की जगह काम कर रहे थे, लेकिन जब से जॉर्ज उनके स्टूडेंट बने थे, उन्होंने कभी स्कूल नहीं छोड़ा। जॉर्ज के साथ कई लोग क्लास में जाते थे। कई माएं अपने बच्चों को जॉर्ज का एग्जाम्पल देती थीं। उनसे उम्र में छोटे क्लासमेट और मिस्टर हेनरी को भी जॉर्ज से बहुत कुछ सीखने मिल रहा था। जब जॉर्ज के बच्चे छोटे थे, तब वो हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि उनके बच्चे स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करें। पढ़ना लिखना न जानने के बावजूद भी वह हमेशा उनके होमवर्क में उनकी मदद करते थे। स्कूल से आने के बाद जॉर्ज हमेशा अपने बच्चों से पूछते थे कि क्या वो मन लगाकर पढ़ रहे हैं, तो वो जवाब में हामी में अपना सर हिला देते थे। अब समय का पहिया जैसे घूम गया था। अब जब भी उनका बेटा जूनियर उनसे मिलने आता, तो वह जॉर्ज से पूछता कि क्या वो स्कूल में मेहनत से पढ़ रहे हैं, तो अब जॉर्ज हामी में अपना सिर हिलाकर जवाब देते थे। जूनियर अपने पिता से कहता कि स्कूल जाना बहुत जरूरी है, वहां सीखने के लिए कितना कुछ है, और उसे अपने पिता पर बहुत गर्व है। और इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं इस समरी की कंक्लूजन की ओर। इस समरी में आपने समझा कि जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, फिर भी हमारे पास शुक्रगुजार होने के लिए कुछ ना कुछ जरूर होता है। लाइफ असल में कॉम्प्लिकेटेड है भी नहीं। आप सादा जीवन जी सकते हैं, बस दूसरों का सम्मान करें और खुद की और दूसरों की मदद करने का जज्बा रखें। 103 साल की जिंदगी में जॉर्ज डॉसन ने कई परेशानियों का सामना किया, लेकिन जब तक वह अपनी फैमिली के लिए कमा रहे थे और किसी का बुरा नहीं कर रहे थे, तब तक उन्होंने किसी और चीज की परवाह नहीं की। उनके लिए इतना ही काफी था। इस बुक के ऑथर रिचर्ड ग्लॉबमैन जब जॉर्ज के साथ काम कर रहे थे, तब उन्हें जॉर्ज की बड़ी चिंता हो रही थी, क्योंकि उन्हें अकेले रहने की आदत थी। लेकिन जॉर्ज के साथ रहने के कुछ महीनों के अंदर ही रिचर्ड को एहसास हुआ कि वह अकेले नहीं थे। भले ही जॉर्ज अकेले रहते थे, लेकिन उनके बच्चे लगभग हर दिन उनसे मिलने के लिए आते थे। उनके टीचर मिस्टर हेनरी भी अक्सर उनसे मिलते थे, और उनके पड़ोसी भी उनसे मिलने आते और उनके लिए खाना भी लाते थे। ऐसे कई लोग थे जिन्होंने जॉर्ज के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया था, लेकिन जॉर्ज इस बारे में नहीं सोचते थे। अगर वो उनके साथ अच्छा बर्ताव भी करते, तब भी जॉर्ज को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। वो जानते थे कि दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। इस बात ने उनके मन में कड़वाहट नहीं भरी, और उन्होंने कभी किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। अगर कुछ लोगों ने जॉर्ज के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, तो ऐसे भी कई लोग थे जो जॉर्ज को बेहद पसंद करते थे।
हमें सब्र के साथ जीना सीखना चाहिए और हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जब लोग जॉर्ज के बारे में सुनते हैं कि उन्होंने 98 की उम्र में पढ़ना लिखना सीखा है, तो उनके मन में भी आता है कि अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। जॉर्ज ने बहुत से लोगों की मदद की और जो बदलाव वो लोगों की जिंदगी में ला पा रहे थे, उसे देखकर उन्हें बहुत खुशी होती थी। जॉर्ज डॉसन से हम सब कितना कुछ सीख सकते हैं। हमें दूसरों के प्रति काइंड यानी दयालु होना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि वे किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। और सबसे जरूरी बात तो ये है कि हमें लाइफ को पूरी तरह से जीना चाहिए। सुनने में 100 साल बड़ा लंबा वक्त लग सकता है, लेकिन जैसा कि जॉर्ज कहते हैं कि वक्त इतनी जल्दी बीत जाता है कि पता ही नहीं चलता। हमें हर पल को यादगार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कड़ी मेहनत कीजिए और हमेशा सही काम कीजिए। जॉर्ज को सिगरेट या शराब पीने की लत नहीं थी। उनके पास गिने चुने कपड़े थे और वो बहुत सादगी से रहते थे। लेकिन जॉर्ज ने कई लोगों को मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए इंस्पायर किया। आपके पास जो है उसकी कद्र करना सीखिए। हमारे पास जो नहीं है हम उसके लिए अनगिनत शिकायतें करते ही रहते हैं, लेकिन आपके पास कितना कुछ है उसे देखकर संतुष्ट होना सीखिए। यकीन मानिए, जिंदगी बहुत खूबसूरत है और ये हर गुजरते दिन के साथ और भी बेहतर और सुंदर होती जाएगी।